हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एफकेड मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के अंदर 2019 का सेकंड पेपर। और ये हमारी क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लास आपकी मैथ के पीवाईक्यू के ऊपर हो चुकी है और साथ ही साथ एफकेड के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको 6 क्लासेस में प्रोवाइड करवा दिए गए। उनका लिंक सबका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर और भी यहाँ पे एफकेड के पीवाईक्यू यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। बट अगर अभी तक आपने बेसिक ऑफ एफकेड या एफकेड का मैथ रीजनिंग पढ़ना है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ रीजनिंग यहाँ पे काफी अच्छे लेवल से आपको पढ़ाया गया है, उसको आप यहाँ जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले कुछ प्लेलिस्ट आपके लिए जो आपको फायदा करने वाली है। जैसे फिरदौसी बैच है, मान लो आपने सीडीएस देना है या फिर एसएससी या बैंक का कोई और एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको फिरदौसी बैच को फॉलो करना है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट अर्थमेटिक बताया गया है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज की बात करेंगे तो सी सेट के लेवल के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करवाए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे 3 घंटे के अंदर ए टू जेड परसेंटेज सीखने को मिल जाएगा। इसके साथ है रेशो प्रपोर्शन, फिर आएगा प्रॉब्लम ऑन एज, फिर आएगा पार्टनरशिप। तो ऐसे आपको चैप्टर सारे के सारे वन बाय वन करके अवेलेबल है। आप कोई भी चैप्टर सीखना चाहते हैं वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग के कोर्स की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। इसके अंदर आपको सारी की सारी यहाँ पे वर्बल प्लस नॉन वर्बल रीजनिंग आपको पढ़ाई गई है, जो कि एफकेड के ओरिएंटेड भी होगी, सीएपीएफ के ओरिएंटेड होगी, नेवी एग्जाम के लिए भी ओरिएंटेड होगी। सभी एग्जाम के लिए आपके पास यहाँ पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सिवाय सिर्फ बैंक पैटर्न और एलआईसी के पैटर्न के अलावा। ठीक है, क्योंकि उनका पैटर्न कुछ अलग रहेगा, पेपर पैटर्न अगर मैं बात करूं। उसके अलावा जितने भी स्टेट एग्जाम है या डिफेंस एग्जाम है, सबके लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एसएससी वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाती है बात अगर एफकेड के मैथ की, तो अगर आप सिर्फ एफकेड के लिए पढ़ना चाहते हो, एफकेड का कोर्स अवेलेबल है, 2022 के सेकंड पेपर में करवाया था। इसके अंदर पूरा का पूरा आपको अर्थमेटिक यहाँ से बेसिक से लेकर हाई लेवल तक अवेलेबल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एफकेड के जीके की। अगर आप एफकेड के जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनका क्या सही उत्तर था, वो चेक करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होकर मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे सारी की सारी प्लेलिस्ट की। यहाँ पे काफी प्लेलिस्ट आपको फायदा करने वाली है, जैसे सर्ड इंडाइसिस, नंबर सिस्टम, लॉगरिथम, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो टेरिटोरियल आर्मी के। तो आपको काफी सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं सेशन की, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। सीएपीएफ का भी अवेलेबल है, टेरिटोरियल आर्मी इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी अवेलेबल है। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी आपने डाउट है वो सेंड करके पूछना है वो पूछ सकते हैं, या फिर मेरी कोई भी वीडियो आएगी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे आएगा, या फिर कोई लाइव सेशन आएगा तो आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। ठीक, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बलविंदर लाइव या बलविंदर सिंह से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। वहां से आप मुझे मैसेज करके कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। In an examination, a student was asked to find 3 by 14 of a certain number. By mistaken, he found 3 by 4 of it. His answer was 150 more than the correct answer. Find the number. तो वो नंबर क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को मान लो खुद ट्राई करना चाहते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके उसी टाइम उसको आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? अभी जो नंबर है उसको आप यहाँ पे एक्स मान के करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर उसको 14 मान के या 28 मान के भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसका लॉजिक का क्या होगा, यहाँ पे जैसे 14 है, यहाँ पे 4 है, तो आप इसका एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, बट यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर है उसको आप एक्स मानोगे, तो अगर नंबर एक्स है तो 3/14 उसको करना था मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसको ने बोला कि 3/14 करना है उस नंबर का, बट उसने मिस्टेक कर दी यहाँ पे 3/4 से। मतलब 3/14 एक्स जो करना था हमने वो 3/4 एक्स उसने कर दिया, और इनका जो डिफरेंस है वो 150 नंबर आएगा। तो इसका डिफरेंस मैं 150 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा 28, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6x, और ये हमारे पास यहाँ पे कट जाएगा 7, और यहाँ पे आएगा 21x। याद रखना, मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूंगा तो डिफरेंस हमेशा आपका मॉड में रहेगा। मॉड में लेने का क्या सिस्टम होगा, मॉड में जो भी आपका डिफरेंस होगा वो हमेशा आपका प्लस में ही आएगा। क्लियर? प्लस में 15x डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू 150, और ये 15 इससे कट जाएगा 10 बार, और x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 280। कई बार स्टूडेंट को यहाँ पर मैंने देखा है कि ये मॉड वाला सिस्टम नहीं समझ आता, सर ये क्यों लिया। मान लो एक स्टूडेंट ए है दूसरा बी है, इसके पास 1000 रुपए है, इसके पास 2000 रुपए है। मैंने बोला ये वाला पर्सन इससे कितना नंबर ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे 1000 नंबर ज्यादा होगा।
मैं फिर से पूछूंगा ये वाला नंबर इससे कितना छोटा होगा तो भी आप 1000 बोलोगे, बट कभी आप -1000 नहीं बोलोगे। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ जो भी डिफरेंस होता है वो हमेशा प्लस में आता है। क्लियर? तो ये मॉड आपका प्लस में आएगा। अगर अदरवाइज अगर आप इसको मॉड लेकर नहीं करना चाहते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको आप आगे लिख सकते हैं, जैसे 3/4 ऑफ एक्स माइनस 3/14 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे मोड नहीं लोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट एक्स की वाइज आ जाएगा। 280 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका कैलकुलेशन बेस्ड है। यहाँ पर आपके पास ये कैलकुलेशन का फॉर्मेट आपके पास गिवन है। आप इसको अगर एक बार खुद ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके कवर कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने हमेशा डिवाइड करना होगा। जैसे 5/6 तो यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, बट जो हमारे पास ये वाला डिविजिबल है, अगर मैं डिविजिबल को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 7/6 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आगे मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा। इस बात को आप सारे बच्चे ध्यान से समझें। आगे हमारे पास यहाँ पे 8/9 लिखा है, ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 8/5 होगा, बट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3/4। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे 10/3 आएगा। और इज इक्वल टू इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, 25/9 हो जाएगा। क्लियर? अब कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ पे इसका शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। देखो आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए इस क्वेश्चन का और ना ही कोई लगेगा, क्योंकि इसमें मिक्स टाइप है। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ पे नहीं है। तो शॉर्टकट को समझते जाओगे तो टाइम लग जाएगा। उससे बेटर है कि आप सीधे इसको कैलकुलेशन यहाँ पे कर डालो। ठीक है? सबसे पहले ये 3 से 3 कट गया, फिर 8 से 8 कट जाएगा, फिर यहाँ पर ये 2 टाइम, और ये हमारे पास यहाँ पे 5 बार कट जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 35/36x माइनस 5/9 प्लस 5/2 इक्वल टू 25/9, यही डाटा आएगा। फिर आप लिखोगे इसको 35/36x दैट मस्ट बी इक्वल टू 25/9 माइनस 5/2 प्लस 5/9। ये कैलकुलेशन मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे स्टूडेंट खुद एक बार ट्राई करें। अब सबसे पहले जब आप इसके एलसीएम लेंगे 18 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50, और ये आपके पास 9 आ जाएगा। 9 इंटू 5 करेंगे 45 प्लस ये आएगा 2, 2 इंटू 5 करेंगे ये हो जाएगा 10। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 60 में से आप इसको 45 को माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे इधर साइड में लिख लेता हूँ। तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद आएगा 35/36x दैट मस्ट बी इक्वल टू 15/18। 15/18 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 5/6। ये से कट जाएगा यहाँ पे 7 टाइम, ये से कट जाएगा यहाँ पे 6 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 6/7। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। द होल नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज। सबसे पहले होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर होता है हमारे पास 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, ये सारे हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट तक होल नंबर होते हैं। क्लियर? और अगर मैं इसमें से 0 को कैंसिल कर दूंगा तो बाकी बचे हुए नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे। अब उसने पूछा है ऐसा कोई होल नंबर बताओ जो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। मान लो 1 है तो 1 तो 1 का मल्टीपल है, 2 है 2 भी आपका 1 का मल्टीपल है, 3 है वो भी आपका 1 का मल्टीपल है, 4 भी आपका 1 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर 1 एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर है और सभी नंबर से मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 162। तो हायर कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं हम? एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ बोला गया है। अगर मैं आपसे पूछूं एचसीएफ का मतलब क्या होगा, तो दोनों का कॉमन हायर मल्टीपल होगा। तो सबसे यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 12। 12 से 42 डिवाइड नहीं होता, तो ये इसका यहाँ पर कॉमन हायर मल्टीपल नहीं होगा। फिर बच गया 6 नंबर। 6 आपका 42 से डिवाइड हो जाएगा डेफिनेटली, और 162 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यही इनका क्या होगा? एचसीएफ होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बट फिर भी इसका कंसेप्ट आपको समझा देता हूं कि 42 को आपको इस बड़े नंबर से डिवाइड करना था, और आपको चेक करना है कि ये 3 बार चला जाएगा लगभग। 3 बार के आसपास चला जाएगा। 3 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 6 और ये आएगा 120। तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 3। फिर ऊपर से एक हमारे पास यहाँ पे आप पॉइंट उतारोगे यहाँ पे, बट आगे पॉइंटों में जाने के चक्कर की वजह से आप इसको छोड़ दोगे, क्योंकि ये आपका 0 पॉइंट समथिंग लेकर नहीं आना हमने। जो आपका नंबर आ चुका है इसको आपको इस नंबर से डिवाइड करवा देना है। क्लियर? ये एक बार चला जाएगा 36। जितना नंबर आएगा आगे पॉइंटों में लेकर आएगा तो फिर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, और ये 6 बार चला जाएगा। नीचे जब 0 आ गया तो यही नंबर क्या होता है? आपका एचसीएफ होता है। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। The ratio between two number is 3:1. If each number is increased by 6, the ratio become 4:5. The difference between the number is, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा ये आपसे पूछा गया है।
सबसे पहले आप चेक करोगे नंबर हमारे पास यहाँ पे 3 और 4 है, बाद में हमारे पास नंबर क्या हो गए 4 और 5 हो गए। अगर आपको ये याद है कि हमारे पास 6 नंबर का इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर 1 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पर भी 1 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये इंक्रीमेंट का लॉजिक आपके पास तब लगता है जब आपके पास ये वाला गैप जो देखो 1 है और ये भी गैप आपके पास 1 है। अगर ये वाले जो गैप आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाले गैप अगर आपके पास सेम होते हैं तो आप इस 1 को सीधा ही कंपेयर इस 6 से कर सकते हैं। मतलब अगर 1 की वैल्यू 6 होगी तो यहाँ पे बोल सकते हैं 4 की वैल्यू 24 होगी और 3 की वैल्यू 18 होगी। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी 6 नंबर की। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बट ये शॉर्टकट आपका तभी पॉसिबल है जब आपके पास यहाँ पर इन दोनों का जो गैप है वो सेम होता है तब। अदरवाइज आपको गैप जो है वो सेम करना पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए कि हमें इतने शॉर्टकट याद ना करने पड़े, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है इसके साथ x तो x होगा ही होगा, रेशियो प्रोपोर्शन में बताया था आपको। तो अगर हमारे पास यहाँ पे x होगा तो ये रेशियो है, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ जाएगा 3x/4x, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का इंक्रीमेंट होगा तो 6 नंबर इसके बढ़ चुके हैं और 6 नंबर इसके बढ़ गए। तो 6 नंबर इंक्रीमेंट होने के बाद इनकी रेशियो हमारे पास यहाँ पे 4:5 आ रही है। तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 15x + 30 और यहाँ पे आएगा 16x + 24। और यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 6 निकल के आएगी। और हमारे पास नंबर थे 3x एंड 4x और इनके बीच की दूरी कितनी होगी हमारे पास x, और इस x की वैल्यू आपके पास 6 आ तो गई यहाँ पे, यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। The population of a town is 145530. If it is increased at a rate of 5% per annum, what was it 2 year ago? 2 साल पहले कितनी थी ये पूछा गया है। मान लो 2 साल पहले की जो भी आपके पास पॉपुलेशन थी वो x थी। तो पहले साल का इंक्रीमेंट अगर 5% होगा, अगर 5% का इंक्रीमेंट करना होगा तो मैंने समझाया था आपको 100 में जितना इंक्रीमेंट करना है उससे को ऐड करके 100 में आप ऊपर लिख देंगे। तो ये आपके पास 5 का इंक्रीमेंट हो चुका है। ये तो पहले साल का है। दूसरे साल का इंक्रीमेंट फिर से हो चुका है और दूसरे साल का इंक्रीमेंट होने के बाद आपके पास पॉपुलेशन आ चुकी है 145530। तो अगर मैं यहाँ पर x की कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास 2 साल पहले की पॉपुलेशन आ जाएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1322 तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। Gabbar kidnapped Basanti and placed her a tunnel which has a length of 500 meter. He tied her from 200 meter from the rear end. Viru heroically saved Basanti. At the same time, a train approached the tunnel. They ran at a speed of 10 meter per second to the near end and missed very collisionally. Find the speed of the train in kilometer per hour. इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने टाइम एंड डिस्टेंस और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के अंदर ऑलरेडी करवाए हुए हैं, फिर दौसी बैच में वहां से जाके भी आप इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूंगा तो टनल की लंबाई हमारे पास टोटल कितनी है 500 मीटर की। तो एक साइड से 200 मीटर के ऊपर यहाँ पर इनको दूरी के ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है। गब्बर ने बसंती को यहाँ पे रखा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पॉइंट और ये वाली दूरी आपके पास 300 मीटर की होगी। अब हुआ क्या, यहाँ पर वीरू आया, उसने बचा लिया उसको और जब उसने बचाया उसी टाइम ट्रेन आ गई अप्रोचिंग टू दी टनल। अब ट्रेन इधर से आ रही है टनल में, इधर से आ रही है ये हमें नहीं पता, बट ये पता है कि ये जो वीरू है ये 10 मीटर के पर सेकंड की स्पीड से भागे और नियर एंड की ओर भागे। अगर यहाँ पे थे तो इनके लिए नियर एंड यही होगा ना, इधर को जाना। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन हमारे पास यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही होगी फिर। और जब यहाँ पर इस यहाँ से लेकर इस बात को समझना होगा, जितना टाइम उसको यहाँ पे वीरू को लगेगा नियर एंड में यहाँ तक पहुंचने के लिए, उतने टाइम में ट्रेन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच जाएगी और वेरी कोलिजनली तरीके से ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बच पाएंगे। तो अगर ये बच पाएंगे तो मैं इतना सिर्फ कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास टाइम सेम हुआ। कब? जब ये वाली दूरी कवर हुई और ये वाली दूरी कवर हुई बाय ट्रेन। तो अगर मैं यहाँ पे वीरू और ट्रेन की बात कर लूं तो इनका जो हमारे पास यहाँ पे टाइम है अगर वो सेम हो चुका है तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि वीरू ने 200 मीटर कवर किया तो ट्रेन ने टोटल 500 मीटर कवर किया। अगर मेरे पास टाइम सेम होगा तो जो डिस्टेंस की रेशियो होती है वही आपकी रेशियो बन जाती है स्पीड की। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही स्पीड की रेशियो आपके पास यहाँ पे बन चुकी होगी। इसका मतलब 2 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन वालों ने कितनी दे रखी है, वीरू की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। कब आएगा 5 का मल्टीपल, इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड। तो मैं ये कह सकता हूँ जो ट्रेन है उसकी स्पीड हमारे पास होगी यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड।
हमारे पास किलोमीटर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको क्या करोगे 18/5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 90 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर। क्लियर? दिस इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ऑप्शन नंबर ए इज ए रॉन्ग। क्लियर? आप में से कुछ बच्चों को ये सिस्टम अगर नहीं याद है, वैसे तो मैंने आपको बताया होगा ये आपको फिरदौसी बैच के अंदर सारे का सारा, फिर भी मान लेते हैं हमें नहीं पता, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि वीरू को ये वाले 200 मीटर कवर करवाने, 200 मीटर कवर करवाने है, उसकी स्पीड कितनी है 20, सॉरी 10, उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास यहाँ पे 10। हमें पता है डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, तो वीरू को 20 सेकंड लगेंगे ये वाली दूरी कवर करने के लिए, और 20 सेकंड के अंदर अंदर ट्रेन ने अपनी पूरी 500 मीटर की दूरी कवर कर देनी है। तो आपको पता है कि ट्रेन की अगर मैं बात करूंगा तो डिस्टेंस है 500 मीटर और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 20 सेकंड, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी हमारे पास यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर? बट इसको 18/5 करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर किलोमीटर में आ पाए, तो 90 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए राइट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। Marshall, Randy and Roger have some coin. Marshall 5 टाइम कॉइन इज इक्वल टू Randy 8 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मार्शल के जितने भी हमारे पास 5 टाइम्स कॉइन होंगे वो हमारे पास यहाँ पे रैंडी के 8 टाइम के कॉइन के बराबर होंगे। आगे लिखा हुआ है मार्शल के 8 टाइम कॉइन जो होंगे वो रॉगर के 5 टाइम्स के बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर मार्शल के 8 टाइम जो होंगे वो यहाँ पे रॉजर के 5 टाइम्स के बराबर होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे पूछा गया मिनिमम कॉइन बताओ इनके बीच में क्या होंगे, तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर मार्शल और रैंडी की यहाँ से अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो वो रेशियो मेरे पास आएगी 8:5। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको ये पॉइंट में सिर्फ एक पॉइंट में समझा देता हूँ इतना सा बेसिक, कि अगर मेरे पास ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी होगा तो हमें पता है इसको ए बाई बी लिखेंगे विच इज इक्वल टू 3/2, और इसी को हम क्या बोलते हैं रेशियो बोलते हैं, दैट इज 3:2। क्लियर हो गया सबको इतना सब पॉइंट? तो अगर दो पॉइंट आपके पास इक्वलिटी में होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है ये इनवर्स हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे 8 इधर लिखा 5 इधर लिखा। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो मार्शल और यहाँ पे जो रोजर है इनकी रेशियो क्या हो जाएगी मेरे पास 5:8 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले मैं रैंडी लिख रहा हूँ, फिर हमारे पास मार्शल है, फिर हमारे पास यहाँ पे थर्ड पर्सन है रॉजर। तो रैंडी और मार्शल की हमारे पास रेशियो कितनी है 5:8, और यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे मार्शल और रॉजर की रेशियो कितनी है 5:8, यही रेशियो बनेगी। तो आपको ये देखना था कि 8 के साथ वाला 8 आएगा, 5 के साथ वाला 5 आएगा, इस कॉल्ड ए पड़ोसी मेथड। तो जब आप इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी कंबाइन रेशियो आएगी 25, ये आएगा 40 और ये आएगा हमारे पास 64। क्लियर? तो आफ्टर दैट अगर मैं तीनों को ऐड करूं यहाँ पे तो 4 और 5 कितना हो गया 9, और ये इनको आप ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 129। तो 129 का मल्टीपल होएगा हमारे पास क्वाइन। अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये एक्स एक्स यहाँ पे होता है, एक्स का मतलब होता है कोई कॉमन मल्टीपल रहा होगा 1 2 3 4 5 कोई ना कोई नंबर, तो ये मेरे पास 129x रहा होगा। अगर मैं बात करूं क्वाइंस की तो क्वाइन आपके पॉइंटों में तो हो नहीं सकते, 0.5 थोड़ा होगा क्वाइन, क्वाइन तो आपका एक ही होगा पूरा। तो यहाँ पे आपके पास एक नंबर ही यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो मिनिमम क्वाइन पूछा है तो 129 होंगे, तभी आपके पास सेकंड ऑप्शन सही होगा। मैक्सिमम पूछा होता तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। A sailor sail good at 10% loss, but he actually used the wrong measurement scale and gained 15%. What is the length of a meter scale? ध्यान रखना यहाँ पे मीटर के बारे में पूछा गया है, तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला जो है वो आना जरूरी है, हमेशा के लिए आप इस फॉर्मूले को याद जो है वो कर सकते हैं। 100 प्लस यहाँ पे गेन डिवाइड बाई 100 माइनस यहाँ पे जितना उसको लॉस हुआ था इज इक्वल टू ऊपर वाला जो होगा वो आपके पास यहाँ पे ट्रू स्केल आएगा और डिवाइड वाला आपके पास यहाँ पे आएगा फॉल्स स्केल आएगा। क्लियर? और फॉल्स स्केल जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बाकी आपके पास सारी की सारी कंडीशन गिवन है। क्लियर? अगर हमारे पास यहाँ पे 15% गेन हो रहा है तो आप यहाँ पे 15 फिल करोगे तो ये 115 हो जाएगा। 10% का यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। और अगर मैं बात करूं ट्रू स्केल की तो मैं इसको लिख लेता हूं कि ये हमेशा हमारे पास यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होगा। तो अगर यहाँ पे 100 आप सेंटीमीटर लिखेंगे, हमारे पास पूछा तो गया मीटर वाला कंसेप्ट है, बट अभी मैं 100 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग लेकर जा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि हमारे पास फॉल्स कंडीशन आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप फॉल्स कंडीशन निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 76.26 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट में आएगा यहाँ पर।
और जब आपको अप्रोक्सीमेट यहाँ पे सेंटीमीटर में उसने यहाँ पे मीटर में पूछा हुआ है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे 78 आएगा, यहाँ पे 0.7826 आपका सही उत्तर बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी आएगा, डी आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। Someone borrows 7,000 at some rate of interest for 3 years. After 3 years, he again borrow 3,000 with the same rate of interest. If he end up giving simple interest of 4,615 after 8 years, then what was the interest? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट पूछा गया है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है PRT/100 इक्वल टू द इंटरेस्ट। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे पहले 7,000 की बात करूं, तो पहले 7,000 के लिए कुछ ना कुछ 8% रहा होगा और 3 साल के लिए रहा होगा, और डिवाइड बाय अगर मैं 100 करूंगा तो इसका इंटरेस्ट मिला होगा कोई ना कोई। उसके बाद जो है उसने 3,000 पे और बोरो कर लिए, तो 7 और 3 कितने हो गए, फिर 10,000 पे हो गए। 10,000 पे उसने बोरो किए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और अगर मैं पूछूं आपसे कितने साल के लिए, तो 8 साल के बाद इंटरेस्ट चेक किया गया, 3 साल यहाँ पे कवर हो गए। 3 साल में अगर 8 साल बनाने होंगे तो 5 साल का इंटरेस्ट इसको और देना पड़ेगा, और इस दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर कितना हुआ है, 4615 रुपए। क्लियर? ये डबल जीरो यहाँ पे कट जाएगी और इसकी डबल जीरो यहाँ पे कट जाएगी, तो ये आएगा मेरे पास 210 आर प्लस 500 आर इज इक्वल टू 4615। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास यहाँ पे 4615 डिवाइड बाय 710। सिंपलीफाई करने के बाद ये पता चलेगा, हमारे पास आंसर आएगा 6.5। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। A boat takes 22 hours to go downstream from point A to B, then point C, which is midway of A and B. Find the distance between A and B if the speed of the boat in still water is 16 km per hour and that of the steam is 4 km per hour. इस क्वेश्चन को अगर आपने बोट एंड स्टीम पढ़ा हुआ है मेरे से, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली फाइंड कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको मिडवे का भी क्वेश्चन करवाया हुआ है और बिना मिडवे का क्वेश्चन भी बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर यहां से लेकर ए से लेकर मैं बी तक की बात करूंगा, मान लो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो आपके पास x किलोमीटर है, और यहाँ पे कहीं पे सी पॉइंट है जो कि इनका मिड है। मिड का मतलब ये वाली दूरी आपके पास x/2 और ये भी दूरी x/2 होगी। ठीक है, सबसे पहले वो ए से बी जाएंगे डाउन स्ट्रीम से। तो अगर मैं आप सब बच्चों को बोलूं कि डिस्टेंस से डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, टाइम आएगा। अगर मैं ए से लेकर बी तक जाना चाहता हूं तो ये वाला डिस्टेंस कवर होगा, और किससे कवर होगा, डाउन स्ट्रीम से। डाउन स्ट्रीम क्या होता है मेरे पास यहाँ पे बी प्लस सी होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको मैं साइड में लिख देता हूं, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब जब वो बी पर पहुंच चुका है तो बी से जब वापिस आएगा तो सी तक आया, तो सी तक आने के लिए सिर्फ उसने x/2 आर को x/2 डिस्टेंस को ही कवर किया। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होगा, अपर स्ट्रीम। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो डाउन स्ट्रीम से जाएगा तो वापिस अपर स्ट्रीम से आएगा। ये आपके पास बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट है, उसको आप एक बार जरूर पढ़ लें। और ये डिस्टेंस किससे कवर करवाएंगे, वो अपर स्ट्रीम से। तो अपर स्ट्रीम का यहाँ पे स्पीड क्या होगा, b माइनस सी। तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड लिखा है, तो यहाँ पे टाइम आएगा, और दोनों का टाइम हमारे पास यहाँ पे गिवन कितना है, यहाँ पे 22 घंटे। तो मैं यहाँ पे 22 घंटे लिख दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर को बी बोलते हैं और स्ट्रीम को हम यहाँ पे सी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x डिवाइड बाय 16 प्लस 4, और ये हमारे पास यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 माइनस 4। क्लियर? तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट में से x को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/20, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 22। और फिर से आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 120, और ये आएगा मेरे पास 6 प्लस 5, और इधर आएगा मेरे पास 22। इससे 11 आपका 22 से कट जाएगा 2 बार, और इसकी वजह से x की वैल्यू कितनी आएगी, 240। अब उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी का डिस्टेंस तो x ही है, मतलब ये 240 किलोमीटर सही रहा होगा। अगर आपसे पूछ लेते ए और सी का दूरी बताओ, तो आंसर क्या होता भैया, टोटल डिस्टेंस का हाफ करना पड़ता, फिर आंसर आपका 120 होता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। A man earn a commission of a 10% when he sell the product of the value more than 20k. He earn a bonus of a 5% extra on the excess of the sale above 20,000. If he earn 2,600 rupees
देन टोटल कमीशन फाइंड द बोनस अमाउंट। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, बट अगर कोई किसी स्टूडेंट ने इसको पहली बार देखा है तो वो डेफिनेटली इसमें फंसेगा ही फंसेगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि 20,000 के ऊपर उसको 10% का तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं आप सभी बच्चों को बोल दूं कि 20,000 का 10% निकालो, तो आप सब बच्चे बोलेंगे इसका 10% कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 2,000 रुपए। तो ये तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। उसको यहाँ पे 2600 रुपए मिले हैं, इसका मतलब 600 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिल गए। अगर 600 रुपए उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले हैं, इसका मतलब उसने 20,000 से ज्यादा का सेल कर चुका है। तो अगर 20,000 से ज्यादा का सेल करेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कमीशन बंद हो गया। तो कमीशन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे 10% का। इसके अलावा उसको बोनस मिलना शुरू हो गया है 5% का अलग से। तो इन दोनों की रेशो क्या है हमारे पास यहाँ पे 2:1। टोटल कितना हो गया 3। और ये 3 वाली वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है, 600 रुपए अलग से दिखाई दे रही है। अगर 3 की वैल्यू 600 होगी तो 1 की वैल्यू 200 रही होगी। इसका मतलब इस 1 की वैल्यू 200 रही होगी और इस 2 की वैल्यू आपके पास 400 रही होगी। तो उन्होंने बोनस पूछा हुआ है, तो बोनस आपको अलग से 200 रुपए मिला है यहाँ पे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। Alok office is 100 kilometer from his home. Once he start late from his home by 1 hour, he increase his speed by 5 kilometer per hour and reach office on time. Find the change speed. अब एक की बार आपसे यहाँ पे चेंजिंग स्पीड जो है वो पूछी गई है। क्लियर। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ से यहाँ जाने की जो दूरी है, अगर वो x किलोमीटर है, क्या वो सेम होगी? उसने स्पीड को बढ़ा लिया, डिस्टेंस थोड़ा छोटा करेगा। तो डिस्टेंस तो उसका 100 किलोमीटर ही रहने वाला है यहाँ पे। और आपको पता है कि अगर डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो आपके पास टाइम आएगा। तो 100 डिवाइड बाय जो उसकी पहले वाली स्पीड थी उसको हम एक्स मान लेते हैं। उसकी पहले वाली स्पीड को एक्स मान लेते हैं। तो 100 डिस्टेंस डिवाइड बाय उसकी स्पीड, तो उसका टाइम आया होगा। और इस टाइम में से डिस्टेंस डिवाइड बाय न्यू स्पीड, न्यू स्पीड कितनी है उसकी, यहाँ पे 5 किलोमीटर से बढ़ चुकी है, तो ये भी टाइम आएगा। और दोनों के टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे, 1 घंटे का। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो है 1 घंटा यहाँ पे। यहाँ से आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तो हमारे पास एलसीएम लेके वाला पोर्शन होगा। दूसरा यहाँ पे चेंज स्पीड पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज स्पीड की बात करूं, मान लो हमने यहाँ पे 20 को फिल कर दिया। अगर आप यहाँ पे 20 फिल करेंगे तो ये 15 होगा। ये तब भी आपके पास 1 घंटा नहीं आएगा। आप 24 18 को कहाँ पे फिल करोगे, यहाँ पे जो आपके पास चेंजिंग स्पीड है। तो यहाँ पे आपके पास नन ऑफ दीज इसका उत्तर आएगा। एक्चुअली में x+5 को अगर आप यहाँ पे 25 रखोगे, तो अगर यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 25 होगा तो ये कट के हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा। और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा वो 20 आएगी। तो यहाँ पे 100/20 करेंगे तो ये आपके पास 5 आएगा और इनका डिफरेंस 1 घंटा आएगा। अब की बार उन्होंने यहाँ पे चेंज स्पीड पूछा है, तो आंसर आपका यहाँ पे 25 वाला होना चाहिए था, 20 वाला नहीं, 25 वाला। तो आंसर इसका क्या आएगा, नन ऑफ दीज। अगर पूछा होता ओरिजिनल स्पीड बताओ, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन के अंदर इसको फिल करना था, तो आंसर आपका 20 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। A man daily goes to temple which is 4 kilometer away from his home at a speed of a 4 kilometer per hour. Once he decided to take his dog with him. The dog reached the temple and returned back to his owner, then turned back again and ran toward the temple. This goes on and on. Find the distance covered by the dog in the direction of the temple if the speed of a dog is 8 kilometer per hour. काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको फिरदौसी बैच में ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बना के यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या है और किस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ऑनर बना लेते हैं, ऑनर, और यहाँ पे जो उसका डॉग है वो। और यहाँ पे बना लेते हैं टेम्पल। ऑनर जो है वो टेम्पल की ओर जाएगा, एक दिन वो डॉग को साथ लेकर आएगा। और इनके बीच की दूरी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 15, कुछ भी यहाँ पे गिवन हो सकती है आगे जाके भी। और ऑनर की स्पीड गिवन है, यहाँ पे डॉग की स्पीड गिवन है। होता क्या है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। ऑनर ने इधर को जाना शुरू किया, उसी टाइम डॉग की स्पीड ज्यादा है, डॉग थोड़ा तेज भागेगा। क्लियर। फिर ऑनर ने यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहीं पे पहुंच पाया है। इतने टाइम में डॉग यहाँ पे पहुंच चुका है टेम्पल पे। और टेम्पल के बाहर इसने यहाँ पे देखा और उसके देखने के बाद ही यहाँ पर डॉग वापिस आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे ऑनर अभी भी इधर को आ रहा है और डॉग इसको ऑनर को यहाँ पे आके कहीं ना कहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे ऑनर एंड डॉग फिर से यहाँ पे टेम्पल की ओर भागना स्टार्ट करते हैं। फिर ऑनर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पहुंच पाएगा, डॉग यहाँ पर टेम्पल पे पहुंच गया। टेम्पल के बाद फिर वापिस आने लग चुका है यहाँ पे डॉग, और ऑनर यहाँ पे आके इसको फिर से मिला।
फिर डॉग इधर को जाएगा, फिर वहां पे कहीं ना कहीं मिलेंगे। ऐसे ये चलता जा रहा है जब तक ये टेम्पल पे पहुंच नहीं जाते। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि डॉग का यहाँ पे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल। तो सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो डॉग जाएगा एक बार, फिर दूसरी बार ये वाला डिस्टेंस जाएगा यहाँ पर वापस, तीसरी बार फिर थोड़ा सा रहेगा, चौथी बार फिर थोड़ा सा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये हाफ हाफ जाएगा, इस बात को समझना होगा, हाफ हाफ नहीं जाएगा। ये कितना डिस्टेंस जाएगा ये हमें कवर करना है, और कब तक जाएगा, जब तक ये मिल नहीं जाते, यहाँ पे आके कहीं ना कहीं मिलेंगे। क्लियर? तो ये आपके इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ये आपसे लास्ट में पूछा हुआ है। डॉग का यहाँ पे जो डायरेक्शन क्या है टेम्पल की ओर, कितना डिस्टेंस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर? तो इसका मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अभी पोर्शन। सबसे पहले ऑनर, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। और डॉग, डॉग की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ऑनर की स्पीड है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर, और इनके बीच की जो दूरी हमारे पास है वो है यहाँ पे 4 किलोमीटर, और यहाँ पे कहीं पे है टेम्पल। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं डॉग की बात करूंगा, डॉग सबसे पहले निकल जाएगा ऑनर से, यहाँ पे उसकी स्पीड ज्यादा है तो 4 किलोमीटर कवर करेगा, तो डॉग यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में सिर्फ इतना सा आपको यहाँ पे फाइंड करना था कि अगर टेम्पल की पोजीशन के ऊपर डॉग को हमने यहाँ पर लेकर आना है तो कितने टाइम के बाद आएगा। हमें पता है यहाँ पे डॉग ये 4 किलोमीटर जाएगा और उसकी स्पीड 8 है, तो हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस से डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो आपको यहाँ पे आधा घंटा लगेगा टोटल डॉग को वहां पे लेकर जाने के लिए। मतलब ये हुआ कि डॉग आधे घंटे के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब तो ये भी देखना पड़ेगा ना, जो ऑनर है हमारे पास यहाँ पर, वो कितना चल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आधे घंटे में। अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है, उसकी स्पीड 4 है, तो आधे घंटे में 2 किलोमीटर जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि उसकी स्पीड हमारे पास 4 है, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 2 किलोमीटर। तो ऑनर 2 किलोमीटर आधे घंटे के बाद सिर्फ यहाँ पे पहुंच पाएगा, और डॉग आपके पास यहाँ पे पहुंच जाएगा। और अगर टोटल आपके पास 4 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर यहाँ पे है, तो बीच का दूरी कितना बच चुका है आपके पास, यहाँ पे 2 किलोमीटर का दूरी बच चुका है। ठीक है, अब आपके पास इस सारे स्टेप को मैं बोलूंगा ये आपका पहला स्टेप है। अगर मैं बात करूं डॉग की, तो डॉग इन दी डायरेक्शन ऑफ ए टेम्पल कितना दूरी कवर कर गया, 4 किलोमीटर तो कर ही चुका है। तो 4 किलोमीटर की दूरी तो डॉग स्टार्टिंग में कवर करेगा ही करेगा, उससे ज्यादा भी करेगा, तो इसका मतलब 4 से आंसर ज्यादा ही होने वाला है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या देखना होगा, दूसरा स्टेप ये था कि ऑनर जिसकी स्पीड आपके पास है 4 किलोमीटर पर आवर, और यहां से लेकर यहां तक टेम्पल, पहले दूरी थी 4 किलोमीटर की, बट आधे घंटे के बाद 2 किलोमीटर खत्म हो गया, और इसके बीच की दूरी आपके पास यहाँ पे 2 किलोमीटर की बच की है, और डॉग हमारे पास यहाँ पे है जिसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे डॉग इधर को आएगा, ऑनर इधर को जाएगा, और कहीं ना कहीं ये मिलेंगे। और आपको पता है अगर मीटिंग पॉइंट को कैसे कवर करते हैं, तो सिंपल फंडा होता है डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस तो ये 2 किलोमीटर का ही कवर करेंगे, बट स्पीड हमारे पास, ये वाला पर्सन इधर को जा रहा है, ये पर्सन इधर को आ रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से स्पीड इनकी हमारे पास यहाँ पे ऐड होगी। तो कितने घंटे लगेंगे इनको, 1/6 घंटा लगेगा। बात समझ आ रही है, 1/6 आवर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे डॉग की बात, ऑनर की बात करूं, ऑनर भी 1/6 आवर के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और डॉग भी हमारे पास 1/6 आवर के बाद यहाँ पे आएगा। तो डॉग की स्पीड 8 है, इसको अगर स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। मतलब ये हुआ यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो मेरे पास यहाँ पे 4/3 किलोमीटर की बचेगी, और ऑनर 1/6 घंटे के बाद, एंड डॉग 1/6 घंटे के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। कई बार स्टूडेंट यहाँ पे इधर उलझ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि ऑनर 1/6 घंटे में कितना जाएगा, 2/3 किलोमीटर, तो सर बाकी दूरी कितनी बचेगी, ये वाली दूरी बच जाएगी मेरे पास 4 माइनस 2/3। आप यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास सॉल्व करने के बाद इतना ही पोर्शन आने वाला होगा। यहाँ पे हमने कुछ इसमें गड़बड़ किया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि ये 2 किलोमीटर में से ये वाली दूरी आपकी खत्म हो चुकी है, तो बची हुई दूरी आपकी 4/3 आएगी, या फिर आप डॉग को ही पहले ले आओ इधर। तो आपको दोनों पोर्शन से ये पता चल जाएगा कि हमारे पास ऑनर एंड टेम्पल की दूरी जो है वो 4/3 किलोमीटर की बची है। दिस इज द सेकंड स्टेप। अब ये सेकंड स्टेप के बाद क्या होगा, फर्स्ट स्टेप अपने आप को रिपीट करेगा, क्योंकि ऑनर एंड डॉग दोनों इस डायरेक्शन में जाएंगे। फिर से क्या होगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस आपके पास 4/3 डिवाइड बाय डॉग की स्पीड कितनी होगी, 8। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 घंटे के बाद डॉग हमारे पास यहाँ पे पहुंच जाएगा, और इन दी डायरेक्शन ऑफ ए टेम्पल इसने ये दूरी कवर करनी है।
और जो ऑनर है वो भी 1/6 घंटे के बाद यहाँ पे कुछ दूरी कवर करेगा, वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे ऑनर की स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 2/3 किलोमीटर यहाँ पे कवर होगा। क्लियर? तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रिपीट होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप फिर से ऐसे मीटिंग पॉइंट आएगा। तो ये स्टेप के बाद आपने देखा कि 4/3 किलोमीटर वो इन द डायरेक्शन ऑफ ए टेम्पल जाएगा। उसके बाद फिर से रिपीट होगा, तो 4/3 के अलावा फिर आपके पास आएगा 4/9, फिर आएगा 4/27 अप टू सो ऑन, ये आपके पास इनफाइनाइट आएगा। ये डिस्टेंस वो है जो डॉग जो है इन द डायरेक्शन ऑफ ए टेम्पल कवर करेगा। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये हमारे पास यहाँ पे जीपी फॉर्मेट है। जीपी फॉर्मेट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पर ए है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 किलोमीटर। ठीक है? फिर हमारे पास होता है आर। आर क्या होता है? सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से आपने यहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, या फिर थर्ड नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास आर ही आएगा, कॉमन रेशियो 1/3 आएगी। ठीक है? और अगर इनफाइनाइट की बात करूं, तो जीपी के इनफाइनाइट सम का सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए 1 माइनस आर। तो ए हमारे पास पहली टर्म और आर की वैल्यू है 1/3। आप सारे स्टूडेंट जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 4/2/3। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा हमारे पास 6 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। A train has 7 compartments and 2 compartments have not the same number of passengers. Average number of passengers is 15 and no compartment has the number of passengers more than the average number of passengers except only 7th compartment. Find the least number of passengers in the 7th compartment. तो यहाँ पे 7th में हम कितने पर्सन बिठा सकते हैं ये पूछा गया है। अगर आपने एवरेज फिरदौसी बैच लगाया हुआ है तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने वहां पे करवाए हुए हैं। सिंपलीफाई करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए सम क्या होता है। सम होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं 7 कंपार्टमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7, सबके अंदर कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं? हमें बताया गया कि एवरेज 15 है और नंबर 7 है। अगर एवरेज को मल्टीप्लाई बाय नंबर कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर आ सकते हैं। और लास्ट वाले में जो पूछा गया कि लीस्ट नंबर यहाँ पे बिठाने हैं कि सबसे कम पर्सन कितने बिठा सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो बाकी सभी के अंदर आपको मैक्सिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी। कैसे आएगी? मान लो आपके पॉकेट के अंदर आपके पास टोटल 100 रुपीज है, 100 रुपए आपकी पॉकेट में। मैंने बोल दिया कि आपकी पॉकेट में मिनिमम पैसा बचना चाहिए, तो आप अपनी पॉकेट में से मैक्सिमम पैसा खर्च करोगे तभी तो मिनिमम बचेगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम रखेंगे तो भी आपके पास मिनिमम आने वाला है। इसका उल्टा भी आप याद कर लो, अगर आपके पास मैक्सिमम पूछा होता तो आप क्या खर्चा क्या करोगे? फिर आप खर्चा मिनिमम करोगे। क्लियर? तो सेवंथ में जितने मर्जी पर्सन बिठा सकते हैं, बट पहले में कितने बिठा सकते हैं? पहले में यहाँ पे 15 से ज्यादा नहीं बिठा सकते। और ये उन्होंने लिखा है नॉट सेम नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कभी में सेम नहीं बिठा सकते और मोर देन एवरेज नहीं बिठा सकते। एवरेज 15 है तो 15 से ज्यादा नहीं बिठा सकते, बट 15 तो बिठा ही सकते हैं। तो दूसरे वाले में 14 एंड हाफ नहीं बिठा सकते, पैसेंजर तो पूरा बैठेगा। अभी यहाँ पे 40 नहीं बिठाएंगे क्योंकि बराबर भी नहीं बिठा सकते, लिखा हुआ है नॉट सेम। तीसरे में आपको 13 बिठाने पड़ेंगे, फिर 12, फिर 11 और 10। लास्ट वाले में जितने मर्जी बिठा सकते हैं वो हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम बिठा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? मिनिमम डाटा आएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। यहाँ पे 15, 14, 13, 12, 11, 10 सभी को आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 26 और डिवाइड बाय हमारे पास यहाँ पे 2, 13 मल्टीप्लाई बाय 6। तो सिंप्लीफाई करोगे ये आपके पास 65 के आसपास आएगा। बट फिर भी आप सारे बच्चे इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लें और इनको ऐड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू आनी चाहिए आपके पास इसके बराबर। तो x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे 30 आएगी। 65 नहीं 75 आएगा। तो आपका 30 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। इफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड 4 चिल्ड्रन, इफ द एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स इज 67, एवरेज एज ऑफ द पेरेंट्स इज 35, average age of the grandchildren is 6, then what is the average age of the family? We know average is equal to sum divided by number and sum is equal to average multiply by number. तो सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ पे पर्सन की बात करूं ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स 2 होंगे। 2 को अगर मैं उनकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे उन दोनों का सम आएगा। फिर यहाँ पे पेरेंट्स भी 2 होंगे, 2 को मैं उनकी एवरेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका सम आएगा।
फिर मेरे पास यहाँ पे टोटल ग्रैंड चिल्ड्रन 4 हैं, नंबर को उनकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उनका सम आएगा और सबका सम ऐड करूंगा अगर, तो डिवाइड बाय नंबर करूंगा तो ओवरऑल एवरेज आएगा। तो ओवरऑल एवरेज के लिए सबका नंबर क्या होगा, 2 ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, 2 पेरेंट्स हो जाएंगे और 4 चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा इसकी कैलकुलेशन के ऊपर आएगा। फिर करेक्ट आंसर इसका आएगा वो आएगा 28.5। यहाँ पे ऑप्शन आप इसके थ्रू जा सकते हैं क्योंकि इसमें 28.5 ऑप्शन नहीं है, ऊपर से नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो आप इसको मार्क यहाँ पे कर सकते थे, बट एग्जैक्ट आंसर इज 28.5। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। 6 boy and 3 men can do 5 times the work done by 1 man and 1 boy in an hour. Calculate the ratio of the work done by men and boy. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको चेन रूल का थोड़ा सा डाटा आना जरूरी है, विच इज इक्वल टू m1 t1 डिवाइड बाय w1 एंड दैट मस्ट बी इज इक्वल टू m2 t2 डिवाइड बाय w2, वेयर 1 जो हमारे पास टर्म होगी जो पहली कंडीशन है, 2 जो है सेकंड कंडीशन होगी। m को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन से, t को रिप्रेजेंट करेंगे टाइम से, w को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे वर्क से। तो हमारे पास यहाँ पे 6 बॉय और 3 मैन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 बॉय प्लस 3 मैन जो किसी काम को खत्म करते हैं, वो यहाँ पे 5 टाइम्स जो है वर्क का खत्म करते हैं। अगर मैं वर्क की बात करूंगा तो यहाँ पर 5 ऑफ द वर्क आएगा यहाँ पे, और ये काम कौन खत्म करवाना चाहता है, अभी यहाँ पे एक मैन यहाँ पे एक बॉय के अकॉर्डिंग, तो एक मैन प्लस एक बॉय कितना कितना काम करते हैं 1 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे टाइम इनका 1 घंटा है और यहाँ पे लिखा हुआ है इस W का 5 टाइम। तो आगे जो हमारे पास यहाँ पे इसका टाइम है उसका भी हमें 1 आवर ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी हमने 1 आवर ही रखा हुआ है, ठीक है। तो आर से आर तो वैसे ही कैंसिल हो गए, W से W कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 6 ऑफ B इज इक्वल टू 3 ऑफ M दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 5 ऑफ M प्लस 5 ऑफ B। ये M इधर आके आपके पास, ये वाला M इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2 ऑफ M, ये वाला B इधर आके आपके पास माइनस हो जाएगा तो 1 ऑफ B इज इक्वल टू 2 ऑफ M। तो यहाँ पे B डिवाइड बाई M करेंगे तो वो आएगा मेरे पास 2/1, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे B रेशो M इज इक्वल टू 2:1। और यही आपके पास इन्होंने पूछा हुआ है कि मैन और बॉय की रेशो बताओ। देखो हमने बॉय और मैन की रेशो निकाली है, तो मैन और बॉय की रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2 वाला पॉइंट हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। A can finish a work in 20 days, A work for 5 days and leave and B finish the remaining work in 10 days. How much time will be required to do the work if the A and B working together? सबसे पहले अगर मैं A की बात करूं तो A 20 दिन के अंदर पूरा काम खत्म कर सकता है, उसमें से सिर्फ उसने 5 दिन का काम किया, तो A का 15 दिन का काम बच गया। जो 15 दिन का काम A का है वो B जो आएगा, B वही काम 10 दिन में खत्म कर देता है, तो वो काम 10 दिन में खत्म करेगा। तो इनकी अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ये वाले पॉइंट से, तो इनकी टाइम की रेशो आएगी 3:2 और एफिशिएंसी इसका उल्टा होता है तो वो रेशो आएगी मेरे पास 2:3। अगर मैं ए की बात करूं तो ए की एफिशिएंसी 2 है, और अगर ए की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे 2 है, एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो वर्क आएगा, ए की एफिशिएंसी 2 है, टाइम हमारे पास ए का 20 है, तो वर्क हमारे पास यहाँ पे 40 रहा होगा। और ये हमारे पास जो वर्क है 40, ये ए और बी दोनों को एक साथ मिलकर खत्म करना है, तो दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को यहाँ पर मिलकर 8 दिन लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। इफ पी आर परसेंट पर रेट पर एनम इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन आफ्टर एन ईयर वी गेट एन अमाउंट क्यू। इफ पी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एस परसेंट पर एनम इफ अप्लाइड वी गेट एन क्यू अमाउंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एस। तो आर एंड एस में क्या रिलेशन होगा, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अमाउंट का, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, पी 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर टी, इसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे पी आर टी डिवाइड बाय 100, इन दोनों में से पी को कॉमन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस आर टी डिवाइड बाय 100, जो है इसका फॉर्मूला आएगा एज ए सिंपल इंटरेस्ट। और अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्यू हमारे पास अमाउंट है, तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी मेरे पास, प्रिंसिपल 1 प्लस आर, आर जो है यहाँ पे पर एनम है बट हाफ ईयरली पूछा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और डिवाइड बाय 100 करेंगे फॉर्मूले वाला, और पावर क्या आएगी इसका, ईयर। ईयर की बात करें एक साल में हाफ ईयर आपके पास 2 बार आएगा तो टाइम आपका डबल हो जाएगा,
तो ये आपके पास क्यू बन के फॉर्मूला आएगा। क्लियर, क्यू की अमाउंट आएगी। ऐसी अगर मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट वाले की अमाउंट पूछूंगा तो वो हमारे पास किसके बराबर है, वो होगी पी 1 प्लस आर। आर हमारे पास कितना है यहाँ पे एस डिवाइड बाय 100। अब मैं बात करूंगा टाइम, तो टाइम आपके पास यहाँ पे 1 ईयर आएगा और ये भी आपके पास क्यू की वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों की क्यू की वैल्यू है तो दोनों को बराबर करेंगे, तो यहाँ से पी आपके पास इस पी से कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप इसको रीअरेंज करके देखोगे तो एस की वैल्यू हमारे पास आएगी आर 1 प्लस आर बाय 400। क्लियर, क्लियर, तो ये आपने एक बार सिंपलीफाई कर लेना है। ऑप्शन नंबर इसका पहला बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 25% देन एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इंक्रीज्ड बाय 10%। इफ द फैमिली वाज कंज्यूमिंग 40 kg राइस बिफोर, हाउ मच फैमिली इज कंज्यूमिंग नाउ। तो अभी फैमिली कितना कंज्यूम कर रही होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन के शॉर्टकट हैं, बट आपको अगर मान लो शॉर्टकट नहीं पता तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर, सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई भी फैमिली थी, उसके पास कोई ना कोई एक्सपेंडिचर रहा होगा, तो आप स्टार्टिंग वाला एक्सपेंडिचर 500 200 300 कुछ भी नंबर मान लो। मैं हमेशा यहाँ पे 100 रुपीज मानता, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का एक्सपेंडिचर हमने 100 रुपए मान लिया। और स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितना बाय कर रहे थे, क्वांटिटी बाय कर रहे थे 40 kg, ये लिखा हुआ है, तो उसका प्राइस कितना रहा होगा। तो प्राइस क्या होता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी करेंगे तो स्टार्टिंग का जो प्राइस होगा वो हमारे पास आएगा 5/2। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 रुपी 2 kg आएगा, 5/2 रुपीज आएगा पर केजी के हिसाब से। ठीक है, बट उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे 10% बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर अगर 10% बढ़ जाएगा, 100 रुपए का 10% 10 होगा, तो नया एक्सपेंडिचर कितना आएगा मेरे पास, 110 रुपए आएगा। क्लियर, और अगर बात करें प्राइस की, तो प्राइस क्या हो चुका है, प्राइस भी अभी के लिए जो है वो इंक्रीज हो चुका है। प्राइस अभी न्यू प्राइस की बात करेंगे तो न्यू प्राइस कितना होगा, वो जो नया प्राइस होगा वो 25% के इंक्रीमेंट के ऊपर होगा, ये लिखा हुआ है। तो 25% का इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, 125/100 से डिवाइड करके करते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास 5/4। तो नया प्राइस कितना आ जाएगा आफ्टर द कैलकुलेशन, सो वी कैन से नया प्राइस आएगा मेरे पास यहाँ पे 25/8। तो उन्होंने पूछा कि अब की क्वांटिटी कितनी रही होगी, ये अभी आपका क्वेश्चन होगा। तो हमें पता है जो क्वांटिटी है वो सीधा सीधा सा फंडा है एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। काफी बच्चों को ये अप्रोच नहीं लगानी आती होती, तो मैं आपको सब बच्चों को एक ही फॉर्मूला बताऊंगा प्राइस के बारे में। प्राइस क्या होता है मेरे पास यहाँ पे, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं क्वांटिटी कितनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। तो एक्सपेंडिचर 110 है, प्राइस आपके पास कितना आएगा, 25 बटा यहाँ पे 8 आएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास नया क्वांटिटी आएगा मेरे पास 35.2 kg का। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। Two trains start toward each other at the same time with a speed of 50 and 60 km per hour. A bird purchased first train and started from the first train. It went to the second train and came back to the first train. Went back to the second train. The distance between the train is 220 km. Speed of a bird is 80 km per hour. What is the total distance traveled by the bird? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको फिरदौसी बैच में ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिए हैं। सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 220 किलोमीटर की। और यहाँ पर पहली ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे ट्रेन की स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेन है, यहाँ पे दूसरी ट्रेन है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, बर्ड अपनी स्पीड से यहाँ पे आएगा तो ये ट्रेन थोड़ी सी आगे आ चुकी होगी, फिर यहाँ से फ्लाई करेगा तब तक ये ट्रेन थोड़ी आगे आ चुकी होगी, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो बर्ड एक टाइम पे ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, तो बर्ड उस टाइम यहाँ पे भाग जाएगा। तो उससे पहले पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है बर्ड ने, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा कि आप ये निकाल लो कितने टाइम के बाद इनका मीट पॉइंट होगा, जिसको हम एक्सीडेंटल पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो वो निकालने के लिए पता है कि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, डिस्टेंस तो यही आएगा 220 किलोमीटर का। और स्पीड क्या आएगी, ये ट्रेन इधर को जा रही है, ये ट्रेन इधर को जा रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से स्पीड आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो 2 घंटे के बाद इनका यहाँ पे मीट पॉइंट होगा। और 2 घंटे बर्ड क्या करेगा, फ्लाई करेगा, चाहे वो इधर को जाए चाहे वो उधर को जाए, किधर को भी जाए, बर्ड सिर्फ 2 घंटे ही यहाँ पे फ्लाई करेगा। तो हमें पता है यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम करने पे डिस्टेंस आएगा। बर्ड की स्पीड हमारे पास है 80, टाइम हमारे पास है 2 घंटे,
तो बर्ड 160 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। द एज ऑफ कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम इज 30 ईयर्स एंड विकेट कीपर इज 1 ईयर ओल्डर। द एवरेज ऑफ द टीम एक्सक्लूडिंग द कैप्टन एंड विकेट कीपर इज 1 लेस देन द एवरेज ऑफ द होल टीम। फाइंड द एवरेज ऑफ द होल टीम। काफी इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। बस एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर और सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। अगर अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज ऑफ ए कैप्टन की बात करें, वो 30 ईयर्स है। विकेट कीपर 1 ईयर ओल्डर है, तो विकेट कीपर 31 का होगा। क्लियर। तो स्टार्टिंग में जो भी सम होगा डिवाइड बाय, हमारे पास क्रिकेट टीम के अंदर 11 पीपल होंगे, तो 11% से डिवाइड करेंगे तो इसकी कोई ना कोई एवरेज आई होगी। बट अब की बार क्या बोला गया है कि अगर मैं इस सम में से एक विकेट कीपर को बाहर कर दूं और एक कैप्टन को बाहर कर दूं, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 9 हो जाएंगे। तो जो एवरेज है वो यहाँ पर एक नंबर क्या हो जाएगी, कम। मतलब इस एवरेज से एक नंबर यहाँ पे एवरेज कम हो जाएगी। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप सम की वैल्यू निकालेंगे। सम हमारे पास आएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 11a, और इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो मेरे पास आएगा 11a माइनस 61, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 ऑफ ए माइनस ऑफ 9। तो इसको इधर आके माइनस करेंगे तो 2 ऑफ ए आएगा, और ये वाला 61 इधर आके आप यहाँ पे इसमें से माइनस करवाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे 52 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 26। उन्होंने यही पूछा है कि एवरेज कितनी रही होगी, तो 26 रही होगी स्टार्टिंग में। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर ये पूछ ले कि कैप्टन और विकेट कीपर को निकालने के बाद एवरेज कितनी होगी, तो उसका मतलब है एक नंबर कम होगी, तो आंसर आपका 25 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। इफ ए पर्सन रो ए बोट एट ए 8 किलोमीटर पर आवर and speed of a stream is 1.4 km per hour, then it take 2 hours to reach somewhere and coming back. If he increase his speed by 25%, how will be time affected? तो टाइम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहली बात तो आप सब बच्चों को एक थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बी प्लस सी, और अपर स्ट्रीम का मतलब होता है बी माइनस सी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यहाँ पे ट्रेवल कितना डिस्टेंस करना है, तो हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस होगा। हमें ये पता है यहाँ से आने जाने का डिस्टेंस तो सेम होगा, बट वो डिस्टेंस कितना पता नहीं। तो सबसे पहले वो डिस्टेंस जो है पहले जाएंगे डाउन स्ट्रीम से। तो आप सब बच्चों को जो बता देता हूं, जो बोट की स्पीड होती है इसको बोलते हैं हम बी, और जो स्ट्रीम होता है इसको बोलते हैं हम सी। तो अगर ये वाला डिस्टेंस है डिवाइड बाय डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम क्या होगी हमारे पास यहाँ पे बी प्लस सी। और फिर से डिस्टेंस है डिवाइड बाय अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या होगी मेरे पास बी माइनस सी। तो मैंने डिस्टेंस बाय स्पीड लिखा है, तो आने जाने का दोनों का टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 2 घंटे गिवन है। मतलब स्टार्टिंग में उनको यहाँ पे 2 घंटे लग रहे थे, ये यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपकी कैलकुलेशन के माध्यम से यहाँ से आप इसको एक्स सॉल्व कर पाएंगे, और कैलकुलेशन इसमें होगी ये आपको मैं अभी बता रहा हूं। कैलकुलेशन थोड़ी सी हाई फाई बनेगी, अगर आपको करनी पड़ेगी उस हिसाब से। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो एक्स वाला फॉर्मेशन ऑफ पॉइंटों में मत निकालें। कई बार स्टूडेंट मैंने देखा है इस पॉइंट को काफी ना कैलकुलेशन में ले जाते हैं पॉइंटों में निकालने के चक्कर में, बट आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स डिवाइड बाई ये आएगा 9.4, और यहाँ पे एक्स डिवाइड बाई तो 8 में से एक जाएगा 7, फिर हमारे पास पॉइंट में जाएगा तो ये आएगा 6.6 इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों में से 10 ऊपर चला जाएगा, 10 को आप इधर लेकर डिवाइड करेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा तो लास्ट में 10 आपके पास इधर डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपके इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जितनी भी, देखो एलसीएम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपने सारा क्वेश्चन कर लिया तो बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं होगी। एलसीएम में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है, बट इजिली आप एलसीएम लेंगे और जो भी आपके पास एक्स आएगा उसको आप यहाँ पे रखेंगे। 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.5 के अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट नहीं बता रहा, बट अप्रोक्सीमेट में 7 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी आप चेक कर लेना। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू के बाद आगे क्या होगा, उसने लिखा है कि जो मेरे पास यहाँ पे स्पीड थी बी, जो मेरे पास यहाँ पे स्पीड थी बी, उसको 25% बढ़ा दिया रहे। 25% बढ़ाने का मतलब है 125/100, मतलब बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। बट करंट थोड़ा चेंज होगा, करंट तो 1.4 ही रहेगा। तो उसने पूछा है उसको नया टाइम कितना लगेगा, तो मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग। यहाँ से आप फिल करेंगे डिवाइड बाय डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होगा यहाँ पे बी प्लस सी। फिर से आप लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय अपर स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम क्या होगा बी माइनस सी।
तो डिस्टेंस बाय स्पीड लिखेंगे तो आने जाने का टाइम आएगा, और ये एक्स आप यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ से आपके पास टाइम जो है वो निकल के आएगा। क्लियर? अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.58 के अप्रोक्सीमेट में आएगा, 1.6 के आसपास आएगा। तो अगर आपके पास 1.58 था और पहले 2 घंटे लग रहे थे, तो टाइम आपके पास डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो हो गए खत्म। तो बच गए 2 ऑप्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास कोई भी डाटा था पहले 2 घंटे का, अब आपके पास हो चुका है 1.58 का, तो डिक्रीमेंट हो चुका है। डिक्रीमेंट कितने का हो चुका है? 42 का, 0.42 का। किसके ऊपर? इस 2 के ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आएगा 21% का डिक्रीमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब पंगा क्या हुआ इसका कैलकुलेशन का, तो मैं आपको क्लियरली बताऊं, पेपर में ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड था, और एक क्वेश्चन था डॉग वाला जिसमें कैलकुलेशन थी ज्यादा। तो ये एक दो क्वेश्चन आएंगे पेपर में ऐसे, जो मुझे लगता है कि पेपर में छोड़ देने चाहिए। अगर लास्ट में टाइम बचा पेपर में तो इन क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है? ऐसा ना हो कि आप इसी क्वेश्चन में 10 मिनट लगा रहे हो, बाद में पता चले बाकी पेपर आपका रह गया। क्लियर? तो अगर आपकी कैलकुलेशन में फंस रही है तो यहाँ पे आप सीधा इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। ए कैन डू ए जॉब इन 20 days, बी ही वर्क फॉर 5 days एंड फिनिश 1/4 ऑफ द टोटल वर्क, then B come and B finish the remaining in 15 days. In how many days A and B together will take to finish the work? वैसे आप सब बच्चों को ये पता होगा कि अगर A ने 5 दिन काम किया है 20 में से, 5 दिन काम किया है यहाँ पे 20 में से, तो डेफिनेटली 1/4 काम कर दिया होगा। तो यहाँ पर ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है? या फिर अगर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनाना होगा तो ये बोला जा सकता है कि ए ने काम शुरू किया और इस लाइन को छोड़ देते हैं, उसने फिनिश किया है 1/4 काम यहाँ पे टोटल वर्क का। तो आपको पता करना पड़ेगा कि ए ने सिर्फ 5 दिन का ही काम किया है अभी। ठीक है? बट हम इन दोनों चीजों को इग्नोर करते हैं, यहाँ पे सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ए जो है 5 दिन काम करता है, तो बाकी कितने दिन का काम पेंडिंग है? ए के 15 दिन का काम पेंडिंग है, और यही काम जो है बी हमारे पास आता है, वो भी बी जो है 15 दिन में वही काम कर देता है। तो अगर टाइम की रेशो निकालेंगे हम, यहाँ पे 1:1 आएगी, तो एफिशिएंसी की रेशो भी 1:1 आएगी। हमें पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो वर्क आएगा। तो अगर ए की एफिशिएंसी 1 है और ए का टाइम हमारे पास यहाँ पे 20 है, तो वर्क कितना होगा? 20 होगा। फिर अगर मैं आपसे पूछूं टाइम, तो वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी करेंगे तो आपके पास टाइम आएगा। तो वर्क अगर 20 है, उन्होंने पूछा है ए और बी का दोनों का यहाँ पे टाइम, तो ए और बी के दोनों की एफिशिएंसी 2 है, तो आप वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो दोनों का टाइम आएगा 10 दिन। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन एक्स वाई जेड इक्वेशन के बेस के ऊपर है। या तो आप इसको रीअरेंजमेंट करना जान लो, या फिर इनको सिंपलीफाई कर लो, जहां पर आपके पास ये आएगा तो आंसर बन जाएगा। या फिर आप इसके अंदर x की वैल्यू को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर आप x की वैल्यू को 0 फिल करेंगे, तो यहाँ पर 0 फिल करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपकी 4 होगी। यहाँ पे 0 फिल करेंगे तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो गया। यहाँ पे अगर 0 और 0 और 0 और 0 फिल करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद प्लस का 4 आएगा। यहाँ पे 0 फिल करेंगे, ये भी आपका 4 आएगा। यहाँ पे 0 फिल करेंगे तो ये भी आपके पास यहाँ पे 4 आएगा। तो -4 वाला तो एलिमिनेट हो गया, बट ये 4 वाले तीनों आ गए, तो इस वजह से आप इसका आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे x की, तो क्या सर हम x को 1 फिल कर सकते हैं? अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे इस x को 1 फिल करना चाहता है, अगर आपने 1 फिल किया तो 1 की पावर 4, 1 1 + 4 = 5, तो ये 5 हो गया। यहाँ पे 1 फिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 फिल करने पे -1, तो ये -3 होगा, तो ये आपके 5 के बराबर नहीं आया। फिर आप यहाँ पे फिल करके देख लो, इसके अंदर 1 करेंगे, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9, ये भी नहीं होगा फिर आंसर। यहाँ पे आप देख लेते हैं 1 फिल करके, अगर आप यहाँ पे 1 फिल करेंगे, 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0, तो बचे ही आपके पास सेकंड ऑप्शन, ये आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे अगर आप इसके अंदर 1 फिल करेंगे तो यहाँ पर आप 1 फिल करके चेक कर लो, ये इससे कट गया, 1 बच गया, और ये कितना है? 5, 5 × 1 करेंगे, 5 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा आपको? रीअरेंजमेंट करना आना चाहिए या फिर मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। आई होप आपको आज की सीरीज अच्छी लगी होगी, समझ आए होंगे। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपके प्रॉपर पैटर्न बेस के ऊपर है, तो इस पैटर्न के ऊपर आने वाला जो पेपर है वो आ सकता है, जो 2019 का सेकंड पेपर है, ये अच्छा पेपर है एज कम्पेयर टू द अदर एफकेट एग्जाम। क्लियर? बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, और अपने अपने फ्रेंड सर्कल से आप जरूर शेयर करें। ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।